सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स विथ लेफ्ट 1 at 0.00 सेंटीमीटर एंड राइट एट 90.00 सेंटीमीटर। मतलब जो मीटर स्केल है, फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड फिंगर है उसको हमने 0 पे रखा है और राइट हैंड साइड फिंगर हमने 90 पे रखा है, मतलब इस एंड से 10 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है। when you attempt to move both fingers slowly towards the center, initially only the left finger slide with respect to the scale। ठीक है, जब हम हमारे फिंगर्स को उस मीटर स्केल पर मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, तो लेफ्ट पहले राइट मूव नहीं करता है, लेफ्ट पहले स्लाइड करने लगता है, राइट एज इट इज़ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेफ्ट हैंड फिंगर है वो सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम होगी, और नॉर्मल रिएक्शन कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो पहले लेफ्ट हैंड फिंगर मूव करेगी क्योंकि वो सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। फिर क्या होगा, एक पोजीशन ऐसी होगी। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर फिंगर रखी हुई है तो वहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, इसलिए वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। with respect to, when you attempt to move both fingers slowly towards the center, initially only the left finger slip with respect to the scale and the right does not। ठीक है, after some time left finger stop and right one start slipping। ठीक है, तो कब होगा, जब दोनों साइड का फ्रिक्शन इक्वल हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, इधर का फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, और दोनों साइड का फ्रिक्शन, इधर का काइनेटिक फ्रिक्शन और इधर का स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होगा, तब फिर राइट हैंड साइड स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, देन द राइट हैंड फिंगर स्टॉप एट डिस्टेंस XR। फिर थोड़ी देर में हमको पता चलता है कि वापस से राइट हैंड स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इधर का फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, इधर का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होगा, फिर दोनों बैलेंस करेंगे और वो फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि XR फ्रॉम दिस सेंटर 50 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल एंड लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन। फिर वापस से लेफ्ट स्टार्ट होने लगेगा। दिस हैपन बिकॉज द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ द फिंगर्स, ये इसलिए होता है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द फिंगर scale is 0.40 and 0.32 respectively। find the value of XR। ठीक है, तो XR का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम यहाँ पर एक मीटर स्केल बना लेते हैं, ये हमने एक मीटर स्केल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 100। इनिशियली जो हमारा फिंगर था वो 90 पे रखा हुआ था राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड फिंगर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। मान लेते हैं सेंटर से वो कितनी डिस्टेंस पर है, DL डिस्टेंस पर है, और हमें हमेशा जो फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर DL कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हम NL कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस में, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन NR कंसिडर करते हैं। ठीक है, और हमको पता है फर्स्ट केस दैट इज NL प्लस NR इज इक्वल टू mg होगा। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, NL इज इक्वल टू NR इक्वल टू mg होगा। ठीक है, अब अगर हम NL और NR का वैल्यू सेपरेटली फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा मतलब कि ये जो NR है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और NL जो है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सेंटर के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट सेंटर। ठीक है,
अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसके अबाउट हमने टॉर्क बैलेंस किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन एन एल, और वो डी एल डिस्टेंस पर है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एन आर जो कि कितने डिस्टेंस पर है, डेफिनेटली वो 40 डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमको डी एल का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम डी एल का वैल्यू फाइंड करें तो डी एल इज़ इक्वल टू होगा एन आर इंटू 40, एन आर इंटू 40 डिवाइडेड बाई एन एल। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर dl के बाद में, क्योंकि यहाँ का जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वहाँ के स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तब इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू के का वैल्यू हमको पता है 0.32 है। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन एन एल, और म्यू एस का वैल्यू 0.40 है, नॉर्मल रिएक्शन एन आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये 0 कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 टाइम कैंसिल होगा, तो हमारे पास में एक इक्वेशन और बना। जब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम यहाँ पर एन आर का वैल्यू पुट करते हैं तो डी एल का वैल्यू हमको पता चलेगा। डी एल का वैल्यू हमको पता चला, वो कितना होगा, एन आर का वैल्यू हमने पुट किया 4NL डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40 एज इट इज़, है ना, डिवाइडेड बाई एन एल। ठीक है, एन एल से एन एल कैंसिल हो जाएगा, डी एल का वैल्यू हमको मिला दैट विल बिकम 160। ओके, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ पर हमको मिलेगा 32 सेंटीमीटर। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड फिंगर फर्स्ट टाइम कब रुकेगी, जब वो सेंटर से 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। पर हमको फाइंड करना है कि अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करेगा और कब आके रुकेगा। ठीक है, तो यही प्रोसीजर वापस से अब हम सॉल्व करेंगे। हम सेकेंड केस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सेकेंड केस यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड केस में अब हम क्या करेंगे, हम वापस से टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन एन एल है, ठीक है, वो सेंटर से 32 डिस्टेंस पर है। ठीक है, और एन आर जो है वो सेंटर से एक्स आर डिस्टेंस पर है ना। टॉर्क बैलेंस करेंगे तो एन एल इंटू 32 इज इक्वल टू एक्स आर इंटू एन आर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला सेकेंड केस का। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन बैलेंस करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इंटू एन एल, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक है और राइट हैंड साइड का अब वो हो जाएगा डायनामिक। तो हम यहाँ पर एफ के इंटू एन आर लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। हमारा वीडियो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 0.NS का वैल्यू 40, है ना, इंटू NL इज इक्वल टू एफ के का वैल्यू 0.32, ओके, इंटू NR। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5NL इज इक्वल टू 4NR हमको मिलेगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, किसी का भी एक का वैल्यू पुट कर देते हैं या फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो 32 इंटू एन एल इज इक्वल टू एक्स आर इंटू एन आर। तो यहाँ पर एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा, एन एल से एन एल कैंसिल हो जाएगा, और इसे आके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला 5 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स आर, है ना। तो एक्स आर इज इक्वल टू 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5।
इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है, इसे हम कैंसिल करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 4 इंटू 32 करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 2 जा, फिर 5 5 जा एंड 5 6 जा। तो हमारे पास में हमारा आंसर होगा 25.6 सेंटीमीटर।